तो हेलो मेरे भाई और बहनों, स्वागत करता हूं आपको आज की क्लास में। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में सीरीज का संपूर्ण अर्थ, जो हमारे उदय प्रकाश जी ने लिखा है। हमने इसके पिछले क्लासों में सीरीज उदय प्रकाश जी के जीवन परिचय को पढ़ लिया है। आप लोग जाइएगा, प्ले लिस्ट देखिएगा, 12th हिंदी कंप्लीट सिलेबस बिहार बोर्ड का नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप उसमें जाइएगा तो सीरियल बाय सीरियल आपका सभी चैप्टर मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, संपूर्ण अर्थ, कवि परिचय। तो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर वो देख लीजिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग के पास ऐसा किताब है, ये वाला दिग्गज भाग 2, तो आप लोग अपने पास रखिएगा। और नहीं है तो बस मेरी बातों को सुनिएगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, तो आपको सारी बातें, इसमें सारी लिखी हुई बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस घटना का संबंध पिताजी से है, मेरे सपनों से है और शहर से भी है। शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय है उससे भी है। इसका अर्थ क्या बता रहे हैं उदय प्रकाश जी? इस घटना का संबंध है, जो तीर्थ हम पढ़ रहे हैं, इस घटना का संबंध पिताजी से है और मेरे सपने से भी है और शहरों से भी है। और शहर में हम जिस शहर में रहे हम हैं, उस शहर के मतलब भय से भी है। पिताजी तब 55 साल के हुए थे, दुबला शरीर, बाल बिल्कुल मौके के भुए जैसे सफेद है, फिर सिर पर जैसे रुई रखी हो। वे सोचते ज्यादा थे, बोलते बहुत कम। जब बोलते तो हमें राहत मिलती, जैसे देर से रुकी हुई सांस निकल रही हो। उनके पिताजी कितने वर्ष के हैं? 55 साल के हैं। दुबला शरीर था और बाल ऐसे पक गया था जैसे माँ का, जैसे क्या मक्के के भुए जैसे उनके सफेद बाल हो गए थे, वो पक गए थे। सिर पर जैसे उनकी रुई रखी हो वैसे उनके बाल या पक गए थे। उसके बाद उनके पिताजी बहुत कम बोलते थे। वो अपने अपने सोच में, अपने बातों में, अपने मन में एकदम मग्न हो जाते थे। वो बहुत जब बोलते तो हमें राहत मिलती थी, जैसे देर से रुकी हुई सांस निकल रही है। जब वो बोलते थे तो ऐसे उनको प्रतीत होता है कि देर से रुकी हुई सांसें निकल रही है। साथ साथ हमें डर भी लगता है। हम बच्चों के लिए वे एक बहुत बड़ा रहस्य थे। हमें पता था कि संसार की सारी भाषाएं वे बोल सकते थे, दुनिया उनको जानती है और हमारी तरह ही उनसे डरती हुई उनका सम्मान करती है। बोल रहे हैं कि हमें पता था कि संसार की वो सारी भाषाओं जानते थे, दुनिया उनको जानती थी और हम लोग भी हम जैसे डर रहे हैं, वो दुनिया भी उनसे डरती हुई थी, उनका सम्मान करती है। हमें उनकी संतान होने का गर्व था। कभी कभी वैसे ऐसा सालों में एकाध बार ही होता। वे शाम को हमें अपने साथ टहलने कहीं बाहर ले जाते थे। चलने से पहले वो मुंह में तंबाकू खा लेते। तंबाकू के कारण वे कुछ बोल नहीं पाते, वे चुप रहते थे। उदय प्रकाश जी बता रहे हैं कि कभी कल साल में हो गया कि हम लोग पिताजी के साथ हम लोग घूमने जाते थे। तो घूमने जाते थे, वो तो अपने मुख में गुटखा उटका ले लेते थे। गुटखा ले लेते थे तो और अधिक चुप हो जाते थे। तंबाकू के कारण वे कुछ बोल ही नहीं पाते थे। यह चुप्पी हमें बहुत गंभीर, गौरवशाली और आश्चर्यजनक और भारी भरकम लगती। छोटी बहन कभी उनसे रास्ते में कुछ पूछना चाहती तो फौरन मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता, जिससे पिताजी को बोलना ना पड़े। जब रास्ते में पिताजी और उदय प्रकाश जी और उनकी बहन जा रही थी
तो उनकी बहन थी तो सवाल वाल कुछ पूछ देती थी, तो उधर प्रकाश जी उसका जवाब अपने पिताजी से पहले ही दे देते थे, ताकि उनको बोलना ना पड़े, अपने जो गुड्डा खाए हैं उसको फेंकना ना पड़े। वैसे यह काम काफी मुश्किल और जोखिम भरा होता है, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मेरा जवाब गलत हुआ तो पिताजी को बोलना पड़ जाएगा। बोलने में उन्हें परेशानी होती थी। एक तो बहुत एक तो तंबाकू की पीक निकालनी पड़ती थी, फिर जिस दुनिया में वो रहते थे वहां से निकल कर यहाँ तक आने में उन्हें एक कठिन दूरी तय करनी पड़ती थी। वैसे बहन के सवाल में कोई खास बात नहीं थी। जैसे वो यही पूछ लेती कि सामने चूल की सूखी टहनी पर बैठी उस चिड़िया को क्या कहते हैं। मैं चूंकि सारी चिड़िया को जानता था, इसलिए बता सकता था कि वह नीलकंठ है और दशहरे के दिन उसे जरूर देखना चाहिए। मेरी कोशिश रहती थी कि पिताजी को आराम रहे और वे अपने सोच में मग्न रहे। इसका हम लोग समझते हैं। जब बोल रहे हैं तो बता रहे हैं अपनी बहन को, तो काम है क्या है, ये जोखिम भरा काम है। मान लीजिए जब कुछ उनका जवाब न दे पाए अपनी बहन का, तो पिताजी को अपने जो गुटक है उसको बाहर निकालना पड़ेगा और बोलना पड़ जाएगा। तो ये बता रहे हैं कि काम है जो बहुत जोखिम भरा है। और आप बता रहे हैं कि बहन की प्रश्न था कि जो पेड़ पर पक्षी बैठी है वो कौन पक्षी है, तो बताते हैं कि वो नीलकंठ है और वो दशहरे के दिन में उसे देखा जाना चाहिए, शुभ माना जाता है। तो बताते हैं कि हमने सभी चिड़िया के बारे में हम जान रहे थे, इसलिए उसके प्रश्न को हम बता दिए। और मेरी कोशिश रहती थी कि पिताजी एकदम बिल्कुल आराम करें, वो अपने सोच में मग्न रहे। इतना समझ में आपको आया? इतना समझ में आपको आ गया? बताइए आप लोग। आगे तो बताइए आप लोग, इतना समझ में आ गया? देखिए आगे, मेरी और माँ की दोनों की पूरी कोशिश रहती थी कि पिताजी अपनी दुनिया में सुख चैन से रहें। तो वह दुनिया हमारे लिए बहुत रहस्यपूर्ण थी, लेकिन हमारे घर की ओर हमारे जीवन की बहुत सी समस्याओं का अंत पिताजी वहीं रहते हुए भी करते थे। जैसे वह मेरी फीस की बात आई, उस समय हमारे पास का आखिरी गिलास भी गुम गया था और सब लोग लोटे में पानी पीते थे। पिताजी 2 दिन तक बिल्कुल चुप रहे। माँ को भी शक हुआ कि पिताजी फीस की बात बिल्कुल भूल गए हैं या फिर उसका हल उनके बस की बात ही नहीं है। लेकिन तीसरे दिन सुबह सुबह पिताजी ने मुझे एक पत्र लिफाफे में रख कर दिया और शहर के डॉक्टर पंत के पास भेजा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जब डॉक्टर ने मुझे शरबत पिलाई, घर के भीतर ले जाकर अपने बेटे से परिचय कराया और 100 के 3 नोट दिए। तीसरे दिन हो गया तो उनके पिताजी ने बोला कि पर्ची लिफाफा दिया और उस लिफाफे में शहर के डॉक्टर के पास उन्हें भेज दिया कि जाओ तुम डॉक्टर के पास। और उसके बाद जो डॉक्टर था, डॉक्टर उनको बहुत से ज्यादा सम्मान दिया, शरबत पिलाया और घर में अपने बेटों से परिचय करा। उसके बाद उनको जाने के बाद 100 को 3 नोट भेज दिया। देखिए, हम पिताजी पर गर्व करते थे, प्यार करते थे, उनसे डरते थे और उनके होने का एहसास ऐसा था जैसे हम किसी किले में रह रहे हों। ऐसा किला जिसके चारों ओर गहरी नहरें खुदी हुई हो, बुर्ज बहुत ऊंची हो, दीवारें सख्त लाल चट्टानों की बनी हुई हो और हर बाहरी हमले के सामने हमारा किला अवैध है। पिताजी एक खूब मजबूत किले थे। उनके परकोटे पर हम सब कुछ भूलकर खेलते थे, दौड़ते थे और रात में खूब गहरी नींद मुझे आती थी। बता रहे पिताजी एक क्या है, मजबूत किला है। उनके साथ हम लोग रात को
खेलते थे, दौड़ते थे और रात जब होता था तो हम लोग गहरी नींद में सो जाते थे। लेकिन उस दिन शाम को जब पिताजी बाहर से लौटकर आए तो उनके टहने में पट्टी बनी थी। थोड़ी देर में गांव के कई लोग वहां आ गए। पता चला कि पिताजी को जंगल में तिरिछ ने काट लिया। लेकिन उसके बाद जो शाम आता है उसके बाद पता चलता है कि उनके पास इनका पिताजी बाहर गए थे तो उन्हें एक तिरिछ ने काट दिया था और उनके पैरों में तिरिछ ने काट दिया था और पता चलते ही सभी लोग गांव के जो हैं उनके घर पर इकट्ठा हो गए। हम सब जानते थे, क्या बोल रहे हैं, हम सब जानते थे कि तिरिछ के कटने पर आदमी बच नहीं सकता। बोल रहे हैं उदय प्रकाश जी हम सब जानते हैं कि तिरिछ के कटने पर कोई बच नहीं सकता। रात में ललटेन की धुंधली मटेली रोशनी में गांव के बहुत से लोग आंगन में जमा हो गए थे। पिताजी उनके बीच थे, जमीन पर बैठे हुए। फिर पास के गांव का चिटुआ नाई भी आया। वो अरहर के पत्ते और कड़े की राख में जौहर को उतारता था। बता रहे हैं हम सब जानते थे कि तिरिछ कटने पर वो आदमी बच नहीं सकता। रात में ललटेन जलाया जा रहा है, लोग आंगन में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। पिताजी उनके बीच जमीन पर बैठे हुए थे और फिर पास के गांव में चुटुआ नाई आता है। अड़हर के पत्ते और कंडे की राख से जौहर को उतारता था। तिरिछ एक बार मैंने देखा था। तालाब के किनारे जो बड़ी बड़ी चट्टानों के ढेर थे और जो दोपहर में खूब गर्म हो जाते थे, जिनमें किसी चट्टान की दरार से निकलकर वह पानी पीने तालाब की ओर जा रहा था। मेरे साथ थानू भी था। उसने बतलाया कि वह तिरिछ है, काले नाग से 100 गुना ज्यादा उसमें जौहर होता है। उसी ने बताया कि सांप तो तब काटता है जब उसके ऊपर पैर रख दिया जाता है। जबरदस्ती से उसे तंग किया जाता है। लेकिन तिरिछ तो नजर मिलते ही दौड़ता है, पीछे पड़ जाता है। उसे बचने के लिए कभी सीधे नहीं भागना चाहिए, टेढ़ मेढ़ा चक्कर काटते हुए गोल मटोल दौड़ना चाहिए। क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि तालाब के किनारे गर्मी में दोपहर के दिन हमने देखा था, उस पत्थर के बीच में उस तिरिछ को हमने देखा था और मेरे साथ थानू पे था, उनका दोस्त था। बताते हैं कि जो काले नाग से 100 गुना ज्यादा विषालादार वो क्या होता है, तिरिछ होता है। और सांप तो इसलिए काटता है कि उसे तंग किया जाता हो और उस पर पैर और रखा जाता है, उससे अपनी जान बचाने के लिए वो सांप काट दिया जाता है। लेकिन तिरिछ इसलिए काटता है उस व्यक्ति का उस पर नजर एक दूसरे से सामने आ जाए तो तिरिछ उसे दौड़ते हुए उसके सुगंध को सूंघकर उसे काटने चला जाता है। और बताया तिरिछ के उससे बचने के लिए उसे सोच नहीं भागना चाहिए, भागना चाहिए। कैसा भागना चाहिए? टेढ़ में चक्कर काटते हुए गोल मटोल दौड़ना चाहिए, गोल मटोल दौड़ना चाहिए। दरअसल जब आदमी भागता है तो जमीन पर वह सिर्फ अपने पैर के निशान ही नहीं छोड़ता, बल्कि हर निशान के साथ वहां की धूल में अपनी गंध भी छोड़ जाता। तिरिछ इसी गंध के सहारे दौड़ता है। थानू ने बतलाया कि तिरिछ को चकमा देने के लिए आदमी को यह करना चाहिए कि पहले तो वह बिल्कुल पास कदम रखकर जल्दी कुछ दूर दौड़े, फिर 4-5 बार खूब लंबी
छलांग लगा दे। तिरिस सूंघता हुआ दौड़ता आएगा, जहाँ पास पास पैर के निशान होंगे वहाँ उसकी रफ्तार खूब तेज हो जाएगी, और जहाँ से आदमी ने छलांग मारी होगी वहाँ आकर वह उलझन में पड़ जाएगा। किसमें पड़ जाएगा? उलझन में पड़ जाएगा। कहाँ किसमें पड़ जाएगा? उलझन में पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए, वह इधर उधर तब तक भटकता रहेगा जब तक उसे अगले पैर के निशान और उससे बसी गंध नहीं मिल जाती। हमने कहा पढ़ा उसे उस अगर तिरिस से हमको बचना है तो कैसे दौड़ना पड़ेगा? हमको तेज नहीं दौड़ना पड़ेगा, पास पास कदम रखना होगा। उसके बाद 4-5 हमें लंबी छलांग लगाना होगा, ताकि उसके जो हमारे पैर है वो जमीन पर पड़े तो उसके जो हमारे पैर के जो सुगंध है वो धरती पे पड़े तो कुछ ही दूर पड़े, पास पास पड़े, हम फाने तो हमारा जो शरीर है वो धरती से कुछ दूर तक स्पर्श न हो। तो जहाँ जहाँ हमारा पाँव नजदीक होगा वहाँ तिरिच बहुत तेजी से आएगा, और जहाँ हमारी सुगंध नहीं मिलेगा शरीर का, तो वहाँ पर वो उलझन में पड़ जाएगा कि वह व्यक्ति वो किधर चला गया है। वो वहाँ तक इधर उधर भटकता रहेगा जब तक उस व्यक्ति का सुगंध न उसे मिल सके। उस व्यक्ति का सुगंध ना उसे मिल सके। हमें तिरिस के बारे में 2 बातें और पढ़ा थे। देखिए बता रहे हैं उदय प्रकाश जी कि हमें तिरिस के बारे में 2 बातें और पता थी। एक तो यह कि जैसे ही वो आदमी को काटता है वैसे ही वो वहां से भागकर किसी जगह पेशाब करता है और उसी पेशाब में लौट जाता है। और तिरिस ने ऐसा कर लिया तो आदमी बच नहीं सकता। अगर उसे बचना है तो तिरिस के पेशाब में लौटने से पहले खुद किसी नदी, कुएं या तालाब में डुबकी लगा लेनी चाहिए, या फिर तिरिस के ऐसा करने से पहले ही उसे मार देना चाहिए। बोल रहे हैं कि तिरिस के बारे में हमने 2 बातें हमें और पता थी। क्या क्या 2 बातें थी? तो और तिरिस काट दिया, तिरिस कटने के बाद वो कहीं जगह में जंगल में पेशाब कर दिया, उस पेशाब में वो लौट लिया, तो तिरिस को उस व्यक्ति को मरने से कोई नहीं बचा सकता है। और अगर तिरिस के पेशाब करने से पहले उसे उस व्यक्ति को नदी या तालाब, नहर में वो नहा लिया तो आदमी बच जा सकता है, या और से बचने के कारण हो सकता है वो उसे मार दिया जाए। पेशाब करने से पहले उसे मार दिया जाए तो व्यक्ति बच सकेगा। या फिर तिरिस को ऐसा करने से पहले ही उसे मार दिया जाना चाहिए। पेशाब करने से पहले उसे मार दिया जाए। पेशाब कर दिया और पेशाब में लौट दिया तो आदमी बच नहीं सकता है। देखिए इतना समझ में आपको आया? बताइए आप लोग, समझ में आया है? तो सीएम बिहार बोर्ड क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि हाँ भैया हमको समझ में आया। और मेरे प्यारे भाई बहनों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आज की क्लास वो देख सके, मिस न कर सके। देखिए मैं भी तमाम बच्चों की तरह इस समय तिरिस से बहुत डरता था। मेरे दुस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र 2 ही थे, एक हाथी और दूसरा तिरिच। सपने में बता रहे हैं हमें सपने 2 ही आता था, एक हाथी का आता था और तिरिच। हमको बहुत डर था। हाथी तो फिर भी दौड़ता दौड़ता थक जाता, मैं पेड़ पर चढ़कर बच जाता था या फिर उड़ने लगता था, लेकिन तिरिच उसके सामने तो मैं किसी इंद्रधनुष में बन जाता था।
मैं सपनों में कहीं जा रहा होता तो अचानक ही किसी जगह वह मिल जाता। उससे जगह तय नहीं होती थी। कोई जरूरी कोई जरूरी नहीं था कि वह चट्टानों की दरार में, पुरानी इमारतों के पीछे या किसी झाड़ी के पास दिखे। वह मुझे बाजार में, सिनेमा हॉल में, किसी दुकान या कमरे में कभी दिख सकता था। मैं सपने में कोशिश करता था कि उससे नजर न मिलने पाए। सब क्या देख रहे हैं? ये स्वप्न में देख रहे हैं। देखिए, नजर न मिलने पाए, लेकिन वह इतनी परिचित आंख से मुझे देखता है कि मैं अब अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, और बस आंख मिलते ही उसकी नजर बदल जाती थी। वो दौड़ता था और मैं भागता था। वो बताता है कि मैं इससे बचने के लिए पूरी कोशिश करता हूँ, उससे नजर नहीं मिलाता हूँ, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि उस तरह देखता है कि हमारे वो परिचित है। जब उसको ताक देते हैं तो हम लखे देता है हमें वो हम बस दौड़ते हैं, और वो दौड़ता है, और क्या होते हैं, हम जान बचाकर भागते रहते हैं। मैं गोल गोल चक्कर लगाता था, जल्दी जल्दी पास पास दंग भर कर अचानक खूब लंबी छलांगे लगाने लगता था। उड़ने की कोशिश करता था कि ऊंचाई जगह पर चढ़ जाता, लेकिन मेरी हजारों कोशिश के बावजूद वह चकमा नहीं खाता था। वह मुझे बहुत ध्यान, समझदार, चतुर और खतरनाक लगता था कि वह मुझे खूब अच्छी तरह से जानता है। उसकी आंखों में मेरे लिए परिचय की जो चमक, उसमें उससे मुझे लगता है कि वह मेरा ऐसे शत्रु है जिसे मेरे दिमाग में आने वाले हर विचार के बारे में उसे पता था। मेरा सबसे खौफनाक भया, कर्त और बेचैनी से भरा यही सपना था। भागते भागते मेरा शरीर पूरा थक जाता था, फेफड़े फूल जाते थे, और मैं पसीने से लथपथ होकर बेदम होने लगता, और एक बहुत ही डरावनी, सुन कर डालने वाली मृत्यु मेरे बिल्कुल करीब आने लगती। मैं जोरों से चीखता, रोने लग रोने लग रोने 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 लगता, पिताजी को, थानू को और माँ को पुकारता, और फिर मैं जान जाता कि यह सपना है, लेकिन यह पता चलता है नहीं। तिरछ द्वारा अपनी हत्या से मैं हत्या हत्या से, और ऐसे में मैं सपने में कहीं कोशिश करता कि किसी तरह जाग जाऊं। मैं पूरी ताकत लगाता, सपने के भीतर आंख खोलकर फाड़ता, रोशनी को देखने की कोशिश करता, जोर से कुछ बोलता। कई बार बिल्कुल ऐसे मौके पर मैं जगने में सफल भी हो जाता। माँ बतलाती है कि मुझे सपने में बोलने और सीखने की आदत थी। कई बार उन्होंने मुझे रोते हुए भी देखा। ऐसे में मुझे जगा डालना चाहिए, लेकिन वे मेरे माथे को सहारा कर मुझे सुला देते थे। वो मुझे मैं क्या कर रही थी, सामान रख कर वो हमें उस रजाई से उन्हें ढक देती थी। मैं उसी खौफनाक दुनिया में अकेला छोड़ नहीं जाता था अपनी मृत्यु, बल्कि अपनी हत्या से बचने की कोशिश में भागता, दौड़ता और चीखता। देखिए, हम लोग आगे की ओर पढ़ रहे हैं। बताइए आप लोग को समझ में आ गया है या नहीं? आगे की ओर हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, कई बार माँ मुझसे पूछती भी कि मुझे क्या हो गया था। तब मेरे पास इतनी भाषा नहीं थी कि उन्हें सब कुछ एक एक चीज उसी तरह बता पाता। अपनी इस असमर्थता के बारे में मुझे खूब पता था, और इसी वजह से मैं एक अजीब से तनाव, बेचैनी और
असहायता से भर जाता। अंत में हार कर इतना कह पाता कि बहुत डरावना सपना था। अपनी माँ को विस्तार नहीं कर पाते थे कि वो किस प्रकार डरे थे, बस इतना बता रहे थे कि बहुत भयानक सपना था जिसका मैं विस्तार नहीं कर सकता। जाने क्यों मुझे शक था कि पिताजी को उसी तीर ने काटा था जिसे मैं पहचानता था और जो सपने में आता था। लेकिन एक अच्छी बात यह हुई कि जैसे ही वह तिरछ पिताजी को काटकर भागा, पिताजी उसका पीछा करके उसे मार डाला। तय था कि अगर वे फौरन उसे नहीं मार पाते तो वह पेशाब करके उसमें लौट जाता, फिर पिताजी किसी हाल में न बचते। यही वजह थी कि पिताजी को लेकर मुझे अपनी चिंता नहीं रह गई थी, बल्कि एक तरह की राहत और मुक्ति की खुशी मेरे भीतर धीरे धीरे पैदा हो रही थी। कारण कारण एक तो यही कि पिताजी ने तिरछ को तुरंत मार डाला था, और दूसरा यह कि मेरे उससे खतरनाक पुराना परिचित शत्रु आखिरकार मर चुका था, उसका वध हो गया था। और और अब मैं अपने सपने के भीतर कहीं भी बिना किसी डर के सीटी बजाता घूम सकता था। क्या करता था? बहुत घूम सकता था। उस रात देर तक हमारे आंगन में भीड़ रही आई। पिताजी की झाड़-फूँक चलती रही। कांटे के सख्त को चीर कर खूब खून भी बाहर निकाला गया, और कुएं में डालने वाले लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट चक में भरा गया है। यह मैं निश्चित था अगली सुबह पिताजी को शहर जाना था। अदालत में पेशी थी, उनके नाम सम्मान आया था। हमारे गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर निकलने वाली सड़क से शहर के लिए बस से गुजरती थी। उनकी संख्या दिन भर में मुश्किल से 2 या 3 थी। गनीमत थी कि पिताजी जैसे ही सड़क तक पहुंचे, शहर जाने वाला पास के गांव का एक ट्रैक्टर उन्हें मिल गया। ट्रैक्टर पर बैठे हुए लोग पहचान के थे। ट्रैक्टर 2-2.5 घंटे में शहर पहुंच जाने वाला था, यानी अदालत खुलने में काफी पहले। रास्ते में तिरछ वाली बात चली। पिताजी ने अपना टहना उन लोगों को दिखलाया। पिताजी ने उनको अपना क्या दिखलाया? टहना दिखलाया। पंडित राम अवतार भी थे। उन्होंने बतलाया कि तिरछ के जहर की एक खासियत यह भी है कि कभी-कभी यह 24 घंटे बाद ठीक उसी वक्त जिस वक्त पिछले दिन तिरछ काटता है अपना असर दिखाता है। इसलिए अभी पिताजी को निश्चित नहीं होना चाहिए। ट्रैक्टर के लोगों ने पिताजी का ध्यान एक और बड़ी गलती की ओर खींचा। उनका कहना था कि यह तो पिताजी ने ठीक किया कि तिरछ को फौरन मार डाला, लेकिन उसके बाद भी तिरछ को यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए। उसे कम से कम जला देना जरूर चाहिए था। उन लोगों का कहना था कि बहुत से कीड़े मकोड़े और जीव जंतु रात में चंद्रमा की रोशनी से दोबारा जी उठते थे। चांदनी में जो ओस और शीत होती है, उसमें क्या होता है? अमृत होता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जिस सांप को मारा हुआ समझकर रात में यूं ही फेंक दिया जाता है, उसका शरीर चांद की शीत में भीगकर दोबारा ही जी उठता है।
और वह भाग जाता है। फिर वह हमेशा बदला लेने की ताक में रहता है। ट्रैक्टर के लोगों को शक था कि कहीं ऐसा न हो कि रात में जी उठने के बाद तिरिच पेशाब कर उसमें लौट जाए। ऐसा हुआ तो 24 घंटे बीतते बीतते ठीक उसी घड़ी के आने पर तिरिच का जानलेवा जहर पिताजी पर चढ़ना शुरू हो जाएगा। उन लोगों ने सलाह भी दी कि पिताजी को वहीं से वापस लौट जाना चाहिए और अगर संयोग से उस तिरिच की लाश उसकी जगह पड़ी हुई हो तो उसे अच्छी तरह जलाकर राख कर देना चाहिए। लेकिन पिताजी ने उन्हें बतलाया कि पेशी कितनी जरूरी थी। यह यह 30 समान था और अगर इस बार भी वे अदालत में हाजिर न हुए तो गैर जमानत वारंट निकलने का डर था। पेशी भी हमारे उसी मकान को लेकर थी जिसमें हमारा परिवार रह रहा था। वकील को पिछले 2-4 वर्षों पेशी में फीस भी नहीं दी जा सकी और कहीं अगर उसने लापरवाही दिखलाया दी तो जज भी नाकार सकेगा। वह हमारी कुंड की डिग्री भी करवा सकता था। विचित्र स्थिति थी कि अगर पिताजी उस तिरिच की लाश को जलाने के लिए ट्रैक्टर से उतरकर वहीं से गांव लौट आते तो गैर जमानत वारंटी के तहत वे गिरफ्तार कर लिए जाते और हमारा घर हमसे छीन जाता। अदालत हमारे खिलाफ हो जाती। क्या बोल रहे हैं कि अदालत हमारे खिलाफ हो जाती। तो आप लोग बताइएगा कि आप आज की क्लास आप लोग को कैसा लगा है। हम लोग मिलते हैं अगली क्लासों में। सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। जय हिंद, जय भारत।